नमस्कार 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 देवियों और सज्जनों, कैसे हैं सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जी भर के लगे रहो। ठीक है, तो आज हम लोग नया चीज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इसमें ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही हम धीरे से थर्मोडायनेमिक्स पे घुस जाएंगे, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हालांकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से थर्मोडायनेमिक्स जाते हुए मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है चैप्टर में, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, तो उससे जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो सारी आपको दे दूंगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे डेरिवेशन भी करवाऊंगा जो नॉर्मली मैंने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हुए नहीं देखे, हालांकि जेईई मेंस में इसके सवाल आते हैं। और थर्मल प्रॉपर्टी वाला जो बाकी हिस्सा है वो मैंने एक थर्मल प्रॉपर्टी का आपको हीट ट्रांसफर का वीडियो भेजा है, जिसमें एक वीडियो रेडिएशन का है और एक वीडियो हीट कंडक्शन का है। कंडक्शन और रेडिएशन का वीडियो आपको भेजा जा चुका है। कंडक्शन और रेडिएशन का वीडियो आपको भेजा जा चुका है, और बचा वीडियो उसका ये हीट ट्रांसफर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स लाइव पढ़ेंगे, और बचा रेडिएशन थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री का, उसका भी वीडियो रिव्यू वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। रेडिएशन और थर्मल कंडक्शन का वीडियो आपके पास जा चुका है। ठीक है, तो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चीजें समझने से ही आगे बढ़ते जाएंगे, मच्छर बहुत हो जाते हैं बीच बीच। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। वेव के डीपीपी नहीं बन रहे तो सोल्यूशन होता तो है, इसलिए भाई डीपीपी के सारे सवाल आपसे हो सॉल्व ऐसा जरूरी नहीं। आप लोग पहले तो एक मुद्दा समझो, आपसे अगर सारे सवाल हो जाएं, ऐसे सवाल ही मैं आपसे पूछूं, तो फिर आप सीखोगे क्या। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला, आरएमएस वेलोसिटी इज 3RT/m, ऐसा आएगा अभी। अब मैं एक सवाल पूछूं जिसमें आर का वैल्यू मैं आपको दे दूं 8.31, टेम्परेचर का वैल्यू दे दूं 300 केल्विन, और मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू दे दूं मान लो 4, और फिर पूछूं आरएमएस वैल्यू बताओ। तो आपने ऐसे करना है, देखो, या 12 कर देता हूं मॉलिक्यूलर मास। तो आपने ऐसे करना है, फॉर्मूला यूज करना है। 3R की जगह लिखा 8.31, उसको मैं प्यार से 25/3 लिख देता हूं, मान लो अप्रोक्सीमेटली, और टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन लिख दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 12 लिख दिया। 12 ले लिया था मैंने, 12। फिर ऐसे कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 3 से ये कैंसिल कर दिया, 100 आ गया, 2500/4। तो 2500 का रेशियो वो होता है 50, डिवाइड बाय 4 का हो गया 2, और ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं दूसरा सवाल आपको पूछता हूं। दूसरा सवाल है कि आर का वैल्यू 8.31 है, और टेम्परेचर का वैल्यू 600 केल्विन है, और मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 20 है। तो वीआरएमएस बताओ। आप कहेंगे सर वीआरएमएस निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसमें वैल्यू रख देंगे 3RT/m, तो सारे वैल्यूज रख देंगे, तो फिर सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आ जाएगा। फिर मैं तीसरा सवाल दूं, आर का वैल्यू 8 आप समझ रहे हो मैं कहां जा रहा हूं। टेम्परेचर का वैल्यू 900 केल्विन है, और मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 50 है। तो अब आप बताओ इसमें वीआरएमएस का वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, आरएमएस का फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो सेम सवाल को 4-5 बार आप पूछ लीजिए। हां, लेकिन अगर मैं ऐसा डीपीपी दे दूं तो आपको अच्छा बहुत लगेगा, आपको लगेगा सर मेरे से सारे सवाल सॉल्व हो गए, बहुत मजा आया। ऐसा डीपीपी आप बना बना के दीजिए, कम से कम मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, मुझे इतना बढ़िया लगेगा कि जो मुझे आता है वो मैं कर ले रहा हूं।
लेकिन अगर डीपीपी में सारे सवाल यही हो जो तुम्हें आता है वो तुम कर ले रहे हो, तो फिर इससे तुम क्या ग्रो कर रहे हो? आपसे डीपीपी में 4 या 5 सवाल आसानी से होने चाहिए और 2-4 सवाल आसानी से नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सवाल अगर मैं पूछूंगा जो आपसे आसानी से ना हो, इनफैक्ट 1-2 सवाल बिल्कुल ना हो, तब तो आप कहोगे कि हां सर ऐसा डीपीपी आप दे रहे हो कि उसमें कम से कम 2 सवाल में तो चैलेंज आ रहा है। तो सर हम कोशिश करते हैं, कब थोड़े हो जाते थोड़े नहीं होते, फिर हम सोल्यूशन देखते हैं, तब हमें चमकता है अच्छा ये करना था, फिर मैं करता हूं, फिर हो जाते। तो हम सर कम से कम 4 नई बातें तो सीख रहे। तो आपको अगर वही लल्लू छाप कोचिंग के तरह से चलना है, ऐसी तमाम लल्लू छाप कोचिंग चल रही है कि टीचर वही पढ़ा रहा है, वही दे रहा है, वही इस साल करके बच्चे बड़े खुश हैं, एग्जाम में जाते कहते सर पोपट हो गया, एक सवाल भी आपका कराया हुआ एग्जाम में नहीं आया। तो करना क्या चाहिए? अरे भैया जितने सवाल में दिक्कत आ रही है उतना ही तो सीखने का चांस है। तो सर कैसे सीखे? एक दिन में सब सिखा दो? नहीं भाई, ट्राई करते रहो। जो चीजों में आपको चैलेंज नहीं आ रहा, समझ लीजिए आप कुछ सीख नहीं रहे। अगर किसी चीज में आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा तो आप इस कोचिंग में सचमुच कुछ सीख भी नहीं रहे, आप दूसरी कोचिंग जाओ। क्योंकि अगर किसी सारे सवाल आपसे हो रहे हैं और मैं वही करा रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, तो फिर मैं कुछ नहीं करा रहा हूं। इसलिए आज देखिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम ऐसे ऐसे पॉइंट टच करेंगे जो आप कोई भी और वीडियो देखिएगा या कोई भी और कोचिंग पकड़ के देखना, उसमें वो पॉइंट टच नहीं होंगे। हालांकि कुछ ऐसे पॉइंट है जो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, तो जो लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उनको काफी आइडिया लगेगा, उनको इजी भी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, अब जो आज का कार्यक्रम देखिए, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये रहा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जाने से पहले कुछ बातें मैं लिख के लाया हूं, आपको ये लिखनी नहीं है, आपको इनको पढ़ना है। आराम आराम से ये सारे पॉइंट्स को पढ़ो, दिमाग पे पिक्चर बनाओ। ये अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस है। हम लोग काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे। तो सर आइडियल गैस क्या होती है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस क्या होती है। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। Kinetic theory of gas, the following basic assumptions. A gas consists of very large number of molecules. These molecules are identical, perfectly elastic, hard, spherical shape. They are so small that the volume of molecules is negligible as compared to volume of the gas. Molecules do not have any preferred direction of motion. Complete random motion है, zigzag Brownian motion कहते हैं. These molecules travel in straight lines and in free motion most of the time. The time of collision between any two molecules is very 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 small. यानी कि दो पार्टिकल टकरा रहे तो डिफॉर्म और रिबाउंड ऐसे नहीं हो रहे और उनके बीच में कोई और इंटरैक्शन फोर्स है भी नहीं। ये बातें बहुत सिंपल हैं। आपने आइडियल गैस जब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तब भी ये पढ़ा होगा, क्या आपको याद आ रहा है? हाँ, तो अगर आपको फैजल सर से पढ़ा हुआ है तो इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैप्टर बहुत ही आसानी से आपसे हो भी जाएगा। चलिए, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स and the wall of the container is perfectly elastic. It means kinetic energy is conserved in each collision. The path traveled by molecule between two collisions is called mean free path. Mean free path. The path traveled by a molecule between two collisions is called free path and collectively सारे molecule का average निकाला तो it is called mean free path. ये important term है, इसको हम देखेंगे। Motion of molecule is governed by Newton's laws of motion. Effect of gravity of motion on the molecule is negligible. ठीक है, तो ये assumption में हम नहीं घुसेंगे, हमारे को फिजिक्स में इसका assumption के ज्यादा कहानियों को नहीं करना, हमको सीधा काइनेटिक थ्योरी में जाना है और वहां पे वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन या एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन निकालना है। आप इस चैप्टर का रूपरेखा समझिए। इस चैप्टर में हम लोग वेलोसिटी और टेम्परेचर में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, उससे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
और साथ ही साथ मीन फ्री पाथ की बात करेंगे। जो हम वेलोसिटी निकालेंगे उसको हम वीआरएमएस कहेंगे, और वही एक पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीआरएमएस का फॉर्मूला। वो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है, √3RT/m, तो उसको पता है तो डायरेक्ट सवाल आरएमएस वेलोसिटी के ही फिजिक्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का है, वो भी सवाल पूछा जा सकता है। और तीसरा लीस्ट इंपॉर्टेंट या इन तीनों में सबसे कम इंपॉर्टेंट मीन फ्री पाथ का है, उसके भी सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो 1 2 3 तीन तरह के सवाल आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, और 3 तरह के सवालों को आपको बस कंप्लीट करना है। ये 2 क्लास में ये कहानी खत्म हो जाएगी आपसे। आज हम वीआरएमएस और काइनेटिक एनर्जी की बात ऑलमोस्ट कर लेंगे, लेकिन जैसे ये 3 बातें खत्म होंगी, हम लोग इसी में जो नॉलेज हमने गेन की उसी नॉलेज को अगले चैप्टर के लिए जोड़ देंगे, और अगला चैप्टर तुरंत थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो बेसिक पिक्चर है वो हो गया। अब हम लोग ने आपको यहां से लिखना स्टार्ट कर देना है कि आपको ये आइडिया है कि एक दुनिया में आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसको हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं। कैसे आया, क्यों आया, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गे-लुसाक लॉ क्या होता है, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फिजिक्स वाले ज्यादा गैशियस स्टेट में हमको घुसने की जरूरत है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से भी हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो बाहर से खड़े होकर देख के मजे ले रहे हैं, और हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का ही फैक्टर जो है हमको पसंद है, इसमें वेलोसिटी का फैक्टर पसंद है, क्योंकि वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमको अपने हिसाब से रीड करना है। हमको गैस के इंटरैक्शंस और गैस में क्या क्यों क्यों कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। शुभम कह रहे हैं जब एनसीईआरटी सर पढ़ी तभी पता चल गया था कि ये सारा चीज केमिस्ट्री में कवर हो चुका है। तो इसीलिए अगर हम इसमें अपनी स्पीड बढ़ा के चलेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती हैं। बस मैं आपको ये बोलूंगा कि केमिस्ट्री में जब पढ़ा था तब भी ये वैल्यूज याद रखे थे, अब फिजिक्स में भी ये वैल्यूज तीनों याद रखने हैं बच्चों। ये वाले तीनों वैल्यू याद रखे। ये जो आर है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये आर का वैल्यू तीनों यूनिट के लिए जरा याद कर लो। ये भी केमिस्ट्री में याद किया ही होगा यार, वहां तो बहुत सवाल होते हैं इसी के। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया तो उसके 1 2 सवाल करेंगे, नहीं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाराज हो जाएगा। ज्यादातर सवाल में मास अगर नहीं भी गिवन है तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, और जो भी चीजें देखते सवाल पढ़ के आइडिया लग जाएगा। रिजिड टैंक, रिजिड टैंक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। कंटेन्स 35 kg ऑफ नाइट्रोजन एट 7 atm, sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure to 9 atm while the temperature remains constant। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो फिर हमने कहा 7 atm तो लगा रहा था नाइट्रोजन, तो इसका मतलब है 9 atm में 2 atm लगाया ऑक्सीजन ने। तो प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इक्वल टू 7 atm डिवाइडेड बाय 2 atm। लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करें, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो एन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मास दिया है 35 kg डिवाइडेड बाय 28 kg इंटू 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, कैंसिल कर देते, ये 5 हो गया, ये कैंसिल कर देते, ये 7 हो गया, यहां पे 8 कर दिया।
चलो मुझे तो कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है। टरररा, टरर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 र
अप्रोक्सीमेटली 10 किलो कर दें क्या? 11 किलो से ज्यादा हो गया है, तो ऑप्शन आ नहीं रहा। मतलब अगर 4 में से ऑप्शन लेना है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज तो ऑप्शन आ नहीं रहा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। Vessel with open mouth contains air at 60 degree. When the vessel is heated up to temperature T, 1/4 of gas goes out. तो अगर किसी वेसल में किसी गैस को रखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 atm प्रेशर है। फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर दिया। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकल जाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, यानी कि N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कर देते हैं। N1 है नंबर ऑफ मोल्स 1/4, तो N1 हो गया इंटू टेम्परेचर T था, और बाद में 3N1/4 बचा, क्योंकि 1/4 एयर बाहर चला गया तो टेम्परेचर T2 हो गया। तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 4T/3। तो 60 डिग्री है, 4/3 ऑफ 60 प्लस 273। जरा सॉल्व करो। फोर 44 डिग्री आ गया। केल्विन आ गया। -444 -273 कर दिया, वापस डिग्री सी में टेम्परेचर चाहिए। आंसर आया 171 डिग्री सी। अरे भाई, नाइट्रोजन गैस है, N2 N2 7N14 है ये, और ऑक्सीजन गैस है O2। O2 मतलब 8616 है ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 32 हो जाएगा। भाई क्या बात कर रहे हो? और इसका 14, 2 मॉलिक्यूल है ना, N2N थोड़ी ना है। कोई कह रहा है सर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, कैसे कहें? चलिए करो सॉल्व, कर दो सॉल्व भाई। बीटी ग्राफ ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस इज स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 53 डिग्री की है। फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर का वैल्यू पूछा है, तो प्रेशर का वैल्यू निकालने के लिए NR/V इंटू टी करना पड़ेगा। फिर मैंने, या ऐसे कर देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू NR/P इंटू टी करना पड़ेगा, यानी VT। VT है ये V। अरे ये गलत छप गया है, VT ग्राफ दिया हुआ है भाई, VT ग्राफ। तो V इज इक्वल टू NR/P
इंटू टी। इस ग्राफ का स्लोप हो गया एन आर बाई पी और स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी वैल्यू ऑफ tan 53। तो n का वैल्यू दिया 2, r का वैल्यू होता है 0.082 डिवाइडेड बाय प्रेशर का वैल्यू पता लगाना है इक्वल टू tan 53। tan 53 होता है 4/3। अब इसको 4 से ये 2 कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रेशर का वैल्यू 0.082 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 0.041 इंटू 3, 0.121 एटीएम प्रेशर आ गया पी का वैल्यू। हाँ 1 2 3 सर, यहां पे 3 कर देता हूं। करते चलो भाई सॉल्व थोड़ा थोड़ा। अभी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी समझाना पड़ेगा क्या? नहीं साहब, ये तो आता है। फिर P इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी समझाना पड़ेगा, या V इज इक्वल टू एनआरटी बाई P समझाना पड़ेगा? नहीं। लेकिन ये ग्राफ किसका दिया है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। अगर ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर का दिया है तो बीच में क्या हो गया? ये स्लोप हो गया। यहां पे इसका वैल्यू स्लोप हो गया। स्लोप कांस्टेंट दिया है तो एनआर बाई पी का वैल्यू कांस्टेंट चलेगा, तो ये P का वैल्यू लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें समझाना क्या? पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ गैस One mole of gas expands obeying the relation as shown in PV diagram. The maximum temperature in this process is equal to। मैंने जरा चेक किया तो पीवी डायग्राम में इनिशियल प्रेशर पी नॉट था और इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट है पी नॉट कॉमा वी नॉट। और जब आगे चले तो इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू आधा हो गया, यानी पी नॉट बाई 2 हो गया और वॉल्यूम का वैल्यू 2 वी नॉट हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो मैंने सोचा अगर इससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लें तो प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी जनरल पॉइंट का एक रिलेशन बन सकता है। इससे ठीक है, यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया है, क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैंने सोचा अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन निकाल दें और फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखें, जिससे कि प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्लेस कर दे, यहां पे फिर लिख दे एनआरटी बाई वी इज फंक्शन ऑफ वी। इस वी को भी इधर भेज दूंगा तो टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब v इंटू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, ये v ऐसे चला जाएगा। तो टेम्परेचर अगर एक फंक्शन बन जाए तो टेम्परेचर को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो टेम्परेचर का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जो भी चीज मैक्सिमम करना होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो या तो टेम्परेचर का प्रेशर के साथ फंक्शन दिया होता या टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ फंक्शन दिया होता, तो खटाखट सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया है तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई अब थोड़ा सा और लॉजिक भी पकड़ो। यहां पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में डालूं तो पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। यहां पे प्रेशर पी बाई 2 है और वॉल्यूम 2 वी नॉट है, तो यहां पे पी नॉट बाई 2 इंटू 2 वी नॉट करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने पर पी नॉट इंटू वी नॉट ही आ जाएगा। मतलब अगर यहां पे टेम्परेचर टी है तो यहां पर भी टेम्परेचर टी ही है। इससे मुझे यह पता चला कि इस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर का वैल्यू या तो पहले बढ़ेगा और फिर घट के वापस टी हो जाएगा, या फिर घट के फिर बढ़ते हुए टी हो जाएगा, क्योंकि सवाल में मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है। इसका मतलब असली टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाए तो टेम्परेचर इंक्रीज होके डिक्रीज होके वापस टी आ जाना चाहिए। क्या ये लॉजिक कुछ पकड़ पाए? देखो, जब भी कोई भी चैप्टर में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि आप लोगों को आदत है पहले थ्योरी और पहले बहुत सारी कहानियां और इमेजिनेशन करने की, तो वो अभी उसमें आएंगे। अभी थोड़ी बहुत कहानियां सीखेंगे, इमेजिन भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों से अपनी ये मेमोरी को हम लोग वापस ले आए, जिसमें हम लोग लगातार पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते थे। केमिस्ट्री में लगाते थे तो ठीक था, केमिस्ट्री में याद करने को कोई बोल दे तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स में अगर याद करने को कोई बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इमेजिनेशन की दुनिया चल रही है, हर चीज दिखाई देती है, वेव भी चलती है तो दिखती है, तो वहां पे डबल स्टैंडर्ड हमारी लाइफ में है ना। चलिए खैर, तो हमने ये लिखा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो इक्वेशन था उसमें अगर वैल्यू रखे तो यहां दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम है। मतलब अगर टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा कि ग्राफ बीच में इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पकड़ेगा और बाद में डिक्रीज करके वापस यहां आ जाएगा। अगर तुम मेरी ट्रिक से करना चाहो तो मुझे यह पता चल जाएगा तुरंत कि ग्राफ इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनने वाला है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम में अगर लीनियर फंक्शन है और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में दो वैल्यू सेम होती है, उसके बीच में मैक्सिमा पकड़ेगा, यानी बीच वाले पॉइंट का अगर टेम्परेचर निकाल दे तो वही आंसर हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकाल दे तो वही आंसर है, लेकिन मैं सॉल्व करके करना चाहूंगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने लिखा, अगर ये ग्राफ का इक्वेशन देखें तो ऐसे होता है, y माइनस y1 यानी p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 p नॉट बाई 2 माइनस पी नॉट अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2v नॉट माइनस v नॉट इंटू x माइनस x1 यानी कि v माइनस v नॉट। ये इस तरह का लीनियर इक्वेशन आपने बनाना सीखा होगा मैथमेटिक्स में, जिसमें y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ऐसा वाला ग्राफ फंक्शन आपने बनाना सीखा है। तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करा तो आया p माइनस पी नॉट इक्वल टू पी नॉट बाई 2, ऊपर माइनस में है नीचे v नॉट है, तो माइनस पी नॉट बाई 2 वी नॉट ब्रैकेट v माइनस वी नॉट, तो माइनस कर देंगे तो पी नॉट वी नॉट बाई 2 वी नॉट, तो ये 2 वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और पी नॉट इधर चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी बाई 2 वी नॉट माइनस प्लस पी नॉट बाई 2 प्लस पी नॉट चला गया तो 3 पी नॉट बाई 2, 3 पी नॉट बाई 2, ठीक बात है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया प्रेशर और वॉल्यूम का। अब प्रेशर को हम एनआरटी बाई वी लिखेंगे, तो एनआरटी बाई वी लिख दिया तो एनआरटी बाई वी, वी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पी नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट प्लस 3 पी नॉट वी अपॉन 2। ये हमारा इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में आ गया। जब भी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा तो इस रिलेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो एनआरटी का वैल्यू आया था माइनस पी नॉट वी स्क्वायर बाय 2 वी नॉट प्लस 3 पी नॉट वी बाय 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dt बाई dv और फिर इसको जीरो कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन किया तो माइनस पी नॉट इंटू 2v अपॉन 2v नॉट प्लस 3 पी नॉट बाई 2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते हैं तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो वैल्यू आया 2v इज इक्वल टू 3v नॉट, v का वैल्यू 3v नॉट बाई 2। अब आप जरा देखिए ग्राफ में, तो ग्राफ में ऐसे दिया हुआ था, ये रहा, यहां इनिशियल वॉल्यूम v नॉट है और फाइनल वॉल्यूम 2v नॉट है, तो जिस वॉल्यूम पर टेम्परेचर मैक्सिमम आ रहा वो इसके बीच में है। अभी अभी मैंने आपको बोला भी था कि अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो ठीक मिड पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर वाला पॉइंट आएगा।
तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये पॉइंट 3 वी नॉट बाई 2 है और ये पॉइंट पी नॉट बाई 2 है और ये पॉइंट पी नॉट है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू 3 पी नॉट बाई 4 हो जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा क्योंकि लीनियर ग्राफ है, ये बीच में पकड़ेगा तो ये भी बीच में पकड़ेगा। तो हमारा करस्पॉन्डिंग प्रेशर का वैल्यू 3 पी नॉट बाई 4 आ गया। फिर होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू रख रहे हैं 3 पी नॉट बाई 4 इंटू 3 वी नॉट बाई 2 इक्वल टू एन आर टी करा, तो टेम्परेचर का मैक्सिमम आंसर इससे सॉल्व हो गया। मैक्सिमम आंसर आया 9 पी नॉट वी नॉट अपॉन 8 एन आर। ये हमारा आंसर हो गया 9 पी नॉट वी नॉट अपॉन 8 एन आर। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो आर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैस कर लेते हैं। इसमें अब हम डिराइव कर रहे हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यही डिराइव करेंगे। लेकिन गैस रैंडम मोशन में है और रैंडम मोशन में हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया मास m का और वो किसी रैंडम वेलोसिटी v1 से चल रहा था, तो v1 वेक्टर हो जाएगा vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप प्लस vz1 k कैप। ऐसा रैंडम वेलोसिटी से एक पार्टिकल चल रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इसका सम आ जाएगा। ये आपको आइडिया है। अगर मैंने बोला कि एक वॉल है जो y z प्लेन में है, तो इस तरफ परपेंडिकुलरली जो पार्टिकल चल के आ रहा है वो वाला वेलोसिटी vx1 है। यानी कि इस वॉल से टकराने के लिए जिस वेलोसिटी से आएगा और रिबाउंड होगा वो vx1 है। और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो अ मॉलिक्यूल of mass m hits a wall in yz plane with vx1, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m इंटू vx1 का डबल, गया mvx से और आया mvx से। तो आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 2mvx1। जब एक बार वॉल से टकरा जाएगा पार्टिकल, फिर टकराएगा तो दूसरे वॉल से टकरा के वापस आएगा। अगर कंटेनर के दो वॉल्स के बीच का गैप L है, सेपरेशन L है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद सेम वॉल 2L बाय vx1। अगर एक पार्टिकल टकराया और फिर यहां पे गया, L डिस्टेंस वापस गया और फिर L डिस्टेंस इधर से आया, तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम है और टकराने का वेलोसिटी भी vx1 है, जाके और फिर वापस आया। यानी कि एक पार्टिकल टकरा के फिर थोड़ी देर तक नहीं टकराएगा, फिर सेम वॉल से टकराएगा, तो इतना टाइम बीत चुका होगा। तो हमने बोला एवरेज फोर्स बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम अभी लिखा था 2mvx1 और टाइम लिखा था 2L बाय vx1। इस डेरिवेशन को नोट करने की जरूरत नहीं है,
ये डेरिवेशन एज इट इज बुक्स में दिया रहता है, लेकिन बुक्स से पढ़ते नहीं हो तो नोट कर लो, केमिस्ट्री में किया है तो मत नोट करो। कोई ये ऑब्जेक्शन कर रहा है कि साहब आपने y की जगह x और x कोऑर्डिनेट की जगह y कोऑर्डिनेट लिख दी। देखो आप यहां पे जो आंसर आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, Vx ऊपर चला गया, लेकिन ये Vx1 है। पहला पार्टिकल जो Vx1 से चलेगा तो उसका काइनेटिक, उसका जो फोर्स आएगा mvx स्क्वायर बाय एल आ रहा है। तो mvx स्क्वायर बाय एल एक का फोर्स है, सो mvx2 स्क्वायर बाय एल दूसरे का होगा, mvx3 स्क्वायर बाय एल तीसरे का होगा। तो सभी का फोर्स मिला के टोटल फोर्स लिख दिया। अगर एवरेज प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर का वैल्यू ऑन द वॉल P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सारे मॉलिक्यूल का मिला के सिग्मा Px आई स्क्वायर बाय एल और एरिया से डिवाइड कर दिया। लेंथ और एरिया मिला के वॉल्यूम हो गया, तो सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मुझे यह भी पता है कि सिग्मा वी एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा वी वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वी जेड आई स्क्वायर होता है, और वो सिग्मा वी स्क्वायर बाय 3 होता है। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड है। अगर सबके वेलोसिटी का स्क्वायर ऐड कर दे तो ये सबके वेलोसिटी का कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली रैंडम मोशन में जितना x कंपोनेंट होता है उतना y कंपोनेंट, सबका x कंपोनेंट मिला लो और सबका y कंपोनेंट मिला लो और सबका z कंपोनेंट मिला लो, तो जितना सबके x कंपोनेंट का सम होगा उतना ही y का होगा, उतना ही z का होगा, क्योंकि रैंडम मोशन तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारे वैल्यू सेम है। अगर ये तीनों सेम है, 3 नंबर ऐड होके इतना बन रहा है, तो एक नंबर का वैल्यू टोटल बाय 3 होगा। तो यहां पे हमने प्रेशर का वैल्यू लिख दिया 1/3 सिग्मा एम वी आई स्क्वायर बाय वी। ये वेलोसिटी, अब ये Vx की जगह टोटल वेलोसिटी हो गया। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूं, वेयर n इज टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर का वैल्यू 1/3 टोटल मास ऑफ गैस इंटू v स्क्वायर बार अपॉन वॉल्यूम। इस v स्क्वायर बार को हम मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, और मीन स्क्वायर स्पीड कोई स्पीड नहीं होती, इट इज नॉट अ स्पीड, इट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। यानी अगर मीन स्क्वायर स्पीड का कोई यूनिट बोले तो आप बोलना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने लिखा PV इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही V स्क्वायर एवरेज करके उसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये वेलोसिटी के टर्म्स में तो बनेगा, लेकिन इस वेलोसिटी का नाम VRMS हो जाएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया, V बार स्क्वायर का वैल्यू VRMS का होल स्क्वायर। VRMS एक स्पीड है, V स्क्वायर बार इज नॉट अ स्पीड, स्पीड नहीं होती है। इसलिए इसको स्पीड बनाने के लिए मुझे नया टर्म बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर करके एवरेज लिया, स्क्वायर करके एवरेज लेंगे तो मीन स्क्वायर स्पीड आएगा, विच इज नॉट अ स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड नहीं होता, वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है,
तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, और जैसे रूट लगा देंगे तो मीन स्क्वायर स्पीड का रूट हो जाएगा विच इज वीआरएमएस। तो नंबर, ये जो सिंबल है बदलना पड़ेगा। अभी वी बार नहीं लिख सकते, इसको स्क्वायर हट नहीं सकता, वी स्क्वायर बार के ऊपर रूट लगा दिए तो इसका नाम वीआरएमएस हो जाएगा। तो ये वीआरएमएस का स्क्वायर हो गया है, बस कहानी खत्म। पीवी इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ गैस वीआरएमएस का स्क्वायर। तो अभी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर दिया, तो एनआरटी इज 1/3 मास ऑफ गैस इंटू वीआरएमएस का स्क्वायर, और एन होता मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ गैस कैंसिल कर देंगे, 3 ऊपर भेज देंगे, तो वीआरएमएस का वैल्यू √3RT/m0। m0 is molecular mass of खेल समझ गए? सवाल देखो इसके बीच में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा ये करा दिया है। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल देके पूछे कि दो वॉल के बीच में सक्सेसिव कोलिजन का टाइम क्या है, इसके बीच का सवाल पूछ लेते हैं कि दो वॉल्स के बीच में सक्सेसिव कोलिजन का टाइम क्या है, तो आप उस टाइम को निकालने के लिए 2L/v ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये 2L/Vx है। अगर एवरेज टाइम पूछा जाए तो Vx का एवरेज लेना पड़ेगा आपको। दूसरा बात है इसमें कि एक बार चेंज इन मोमेंटम, हर कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम 2mvx i कैप था, और हर चेंज इन मोमेंटम को टाइम इतना लगेगा दोबारा चेंज होने में। तो एक बार मोमेंटम चेंज हुआ, फिर थोड़ी देर तक मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मोमेंटम चेंज हुआ। यानी एक बार पार्टिकल वॉल से टकराया, फिर लौट के आया, फिर आके फिर से वॉल से टकराया, फिर थोड़ी देर तक नहीं टकराएगा, फिर वॉल से टकराएगा। ऐसे बार बार एक वॉल से टकराएगा कोई पार्टिकल, तो किसी भी दो कोलिजन के बीच में थोड़े सन्नाटे वाला टाइम रहेगा। वही सन्नाटे वाला टाइम निकाल के मैंने उसको टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम कर दिया, तो एवरेज फोर्स आ गया। अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स गैस के घूम रहे हैं तो हर पार्टिकल ऐसे टकराता रहेगा, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टिकल टकराएगा, तो सारे पार्टिकल मिलके कितना टोटल फोर्स लगाएंगे उसके लिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सारे पार्टिकल का एनर्जी को ऐड कर दिया, इसको मोमेंटम चेंज को। तो सारे पार्टिकल के मोमेंटम चेंज को ऐड करने से हमारा टोटल ये रिजल्ट आ गया, विच इज 1/3 सिग्मा m pi स्क्वायर बाय वॉल्यूम। फिर इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि कोई भी आंसर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सिग्मा vi स्क्वायर बाय n है इसको v स्क्वायर बार कर दिया, क्योंकि सभी पार्टिकल के वेलोसिटी के स्क्वायर को ऐड करेंगे। ऐसे हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, सबको ऐड करा डिवाइडेड बाय n करा, तो ये सभी के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आ गया। इसको कहते भी हैं मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये हमने v स्क्वायर बार यानी मीन स्क्वायर स्पीड लिख दिया। अब मीन स्क्वायर स्पीड नहीं होता, तो इससे स्पीड बनाने के लिए इस पे रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन रूट मीन स्क्वायर स्पीड पे रूट लगा देंगे तो उसका नाम बदल के आरएमएस हो जाएगा। तो इसलिए इस पे रूट लगा के मैंने लिखा, पहले इसका वैल्यू निकाला तो 3RT/m आ जाएगा, लेकिन फिर इसका वैल्यू हटा के मैंने वेलोसिटी के टर्म में बनाया तो उस पे रूट लगाना पड़ा, रूट लगाते ही उसका नाम वीआरएमएस हो गया। तो इसीलिए हमने जो फाइनल वेलोसिटी निकाला इस फॉर्मूले से, उसका नाम वीआरएमएस है, मीन स्पीड नहीं है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे एक वॉल है, एक पार्टिकल रैंडमली किधर भी चल रहा है, तो एक्स एक्सिस में कितने से चलेगा? आपने बोला Vx1 से चलेगा। इधर भी एक वॉल है, पहले ये इस वॉल से टकराया और रिबाउंड हो गया, तो मास m का पार्टिकल Vx1 से चलेगा, तो कितना मोमेंटम होगा? आप बोलेंगे mvx1 मोमेंटम होगा। फिर टकरा के
पलट गया तो मोमेंटम कितना होगा, आप बोलेंगे माइनस mvx1 होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, आपने बोला 2mvx1 हो गया। अब ये चेंज इन मोमेंटम हुआ तो थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टिकल जाएगा, फिर जब तक नहीं वापस आएगा तब तक इस सेम वॉल से दोबारा नहीं टकरा सकता। दूसरे वॉल से टकरा सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, लेकिन इसी वॉल से टकराए तो हमने बोला थोड़ी देर के बाद जाके ये फिर से इस वॉल से टकराता है और L डिस्टेंस पीछे गया, L डिस्टेंस लौट के आया, टाइम लगा 2L/Vx1। तो हमने कहा इतने टाइम के बाद फिर से टकराएगा तो फिर से इतना मोमेंटम चेंज होगा, यानी एक बार जो मोमेंटम चेंज हुआ वो इतने टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि इस टाइम के बाद फिर से दोबारा इतना ही मोमेंटम चेंज होगा, फिर से इतना ही। तो जितना मोमेंटम एक बार में चेंज हुआ वो कितने टाइम तक वैलिड है, उसका वैलिडिटी पीरियड हमने डिवाइड कर दिया। तो आंसर आया mvx1 स्क्वायर बाय l। ये तो एक पार्टिकल है, तो तुम कहोगे दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी vx2 होगा, तीसरे का vx3 होगा। तो जो इस वॉल पे टकराते रहेंगे उन सारे का टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे m सिग्मा vxi स्क्वायर बाय l। अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर आ जाएगा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा, तो आ गया m सिग्मा vxi स्क्वायर बाय आई है ये v1 स्क्वायर v2 vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vx3 स्क्वायर, सबके x कंपोनेंट का स्क्वायर का सम इनटू अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मैंने लिखा टोटल वेलोसिटी स्क्वायर का टोटल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जितना x में उतना y में उतना z में टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x वाले को मिलेगा। तो आपने ऐसे लिख दिया अपॉन वॉल्यूम, ये 1/3 को बाहर ले लिया और इसको सिग्मा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कर दिया और मास को भी n से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां वॉल्यूम और 3। तो इस टर्म को मैंने बोल दिया टोटल मास ऑफ गैस, क्योंकि इसमें एक पार्टिकल का मास m है और टोटल n पार्टिकल्स हैं, लेकिन सभी n पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय n कर दोगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, लेकिन ये तो स्क्वायर का एवरेज आएगा। ठीक बात है, तो टोटल मास इसको लिख दिया 1/3 वॉल्यूम इंटू ये टोटल वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज हो गया। तो स्क्वायर का एवरेज ऐसे लगा दो ना, ये एवरेज के लिए लगा दो, नहीं तो ऐसे लगा दो, ये स्क्वायर का एवरेज हो गया। लेकिन ये जो स्क्वायर का एवरेज होता है ये वेलोसिटी नहीं होता, तो इससे वेलोसिटी कैसे बनाएंगे, तो स्क्वायर का जो एवरेज लिया उस पे रूट लगाएंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो पहले मैंने इस स्क्वायर का एवरेज निकाला, स्क्वायर का एवरेज निकाला तो आंसर आया 3RT/m। अब इससे वेलोसिटी भी तो बनाना पड़ेगा, ये तो स्क्वायर है ना, तो इसको रूट लगाओगे, इस पे भी रूट लगाओगे, तो जो आंसर आएगा इट विल नॉट बी कॉल्ड स्क्वायर या एवरेज, इट विल बी कॉल्ड VRMS। तो VRMS विल बी √3RT/m। n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, हर पार्टिकल का मास n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास ऑफ गैस बन गया भाई। टोटल मास ऑफ गैस को हमने यहां लिखा और मास अपॉन यहां नंबर ऑफ मोल्स लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास से मास कट गया, टंगंग। तो खेल आप समझ गए कि इसको बार बार 10 बार भी ऐसे ही डिराइव करता रहूंगा तो भी यही रिजल्ट बार बार आता रहेगा, लेकिन एक दो बार 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 समझाने से क्या मामला दिमाग में बैठ जाता है, और जब तक दिमाग में बैठता नहीं है तब तक घबराहट होती है। एक बार दिमाग में लॉजिक बन गया तो आप कहेंगे हाँ चलो ठीक है, आप डिराइव करना होगा तो हम भी कर लेंगे। मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीच का भी सवाल एक आध बार पूछा गया, अभी मैं दिखाता हूं। इसके बीच का सवाल भी पूछा गया है कि किसी एक इंस्टेंट पे इतने वेलोसिटी से चल रहा है तो उस मोमेंट पे कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ या कितनी देर बाद वापस आके टकराया, ऐसा सवाल बीच में आ गया। तो जिसको डेरिवेशन याद था वो तो कर लेगा, जो बिल्कुल हवा हवाई करके गया, फॉर्मूला रट के गया, उसको बीच की कुछ आइडिया ही नहीं है, वो बैठ जाएगा शांत। चलिए ये सवाल करते हैं। लिखा है द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज क्लोजेस्ट टू। यहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है कि अर्थ के इसके एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अर्थ पे आपको पता है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे तो हमने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन √2gm/r होता है और जिसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एस्केप वेलोसिटी का आंसर ऑलरेडी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, उसको हम 11,200
मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। फिर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT/m। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हाइड्रोजन का मास हमें पता है और इस आर का वैल्यू भी हमें पता है, तो सबका वैल्यू रख देते हैं। यहां पे क्या क्या वैल्यूज दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे वैल्यूज वही दिए जो नॉर्मली होते हैं। तो टेम्परेचर का वैल्यू यहां से निकल आएगा 11,200 इक्वल टू √3। आर का वैल्यू हम 25/3 लिख देते हैं। देखो ये KB इज इक्वल टू R/NA ही होता है। तो यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है और एवोगाड्रो नंबर दिया है, तो उनका रेशो लोगे तो KB इंटू NA करोगे तो R का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो इसमें कभी चिंता नहीं करना कि सर R तो दिया ही नहीं है, उसकी जगह KB और NA दे दिया। KB इंटू NA करोगे तो R का वैल्यू आने लगेगा। हाइड्रोजन है, मास ले लेते हैं 2 ग्राम है, तो 10⁻³ VRMS का फुल फॉर्म पूरे VRMS का फुल फॉर्म उल्टा बोलना है, मतलब बोलना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। चलिए ये वैल्यूज हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी ये होमवर्क ये इसमें मिल जाएगा PDF में। आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में था, हमने कर लिया। 3kT/m लिखा है, यहां पे मॉलिक्यूलर मास लिखा है, यहां पे मास ऑफ एटम लिखा है, एक एटम का मास 3kT/m। एक मॉलिक्यूल का मास। R बाय एवोगाड्रो नंबर को लिखते हैं K। तो यहां पे अगर मैंने R की जगह लिखा तो √3RT/m की जगह KNAT/m0 हो जाएगा। m0 है मॉलिक्यूलर मास, Na मॉलिक्यूल का मास m0 है, तो अगर Na से डिवाइड कर देंगे तो ये 3kT/m इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये जो m आएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल। पिछली बार 10⁻³ ठीक कह रहे हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 8RT/πm0, इसको भी याद कर लेना है। कभी फिजिक्स में आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपको करना पड़ जाएगा, तो उस समय फिर आपको काम आएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आते हैं, जो कि फिजिक्स में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, तब उसमें आप करना। KT मैं हूं, A इंटू T मैं हूं। ये फॉर्मूले ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये PDF में आ जाएंगे, आप उसको याद कर लेना। वैसे VRMS का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट 3RT/m मॉलिक्यूलर मास है, या 3kT/m, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। अगर एवरेज बोलेंगे तो √8RT/m, और अगर मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे तो √2RT/m।
ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों जो याद रख लेने हैं आपको, बाकी 2 के डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं तो मैं नहीं करा रहा हूं। चलिए सवाल करते हैं, थोड़ा सवाल कट रहा है, घुमा देते हैं इसको, बोर्ड थोड़ा घूम गया, अब सवाल दिखने लगा। फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at 127 degree centigrade. At 2 atm pressure and 227 RMS speed बताओ। आपको यह सवाल में चिरकुट बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पे 1 atm प्रेशर दिया और यहां पे 2 atm प्रेशर दिया है। कभी ये सब धोखाधड़ी में मत जाओ। आपको केवल यह बोलना है कि वेलोसिटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो 127 यानी 400 और 227 यानी 500 केल्विन का टेम्परेचर है। तो Vrms का वैल्यू V1 अपॉन V2 करेंगे तो √T1 अपॉन √T2, बस ऐसे लिख देना है। तो हमको Vrms स्पीड पूछा गया है, पहला वाला 200 दिया है, तो V2 अपॉन 200 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V2 के समय टेम्परेचर 500 है और इधर 400 है। तो V2 का वैल्यू यहां से ये कैंसिल करा, 100 आ गया, V2 का वैल्यू हो गया 100√5। जब मैं कहानी स्टार्ट करा, देखो आपको कितना काइनेटिक थ्योरी गैस में ऑलरेडी आता है, कितना नहीं आता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपने केमिस्ट्री में कितना समझ लिया, आई डोंट केयर। मुझे यह चाहिए कि जब फिजिक्स के पेपर में अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सवाल आ जाए तो आपसे गलत ना हो। और उसमें 3 तरह के सवाल ही आ रहे हैं बच्चों। अगर आप सचमुच सारे प्रीवियस ईयर के 20-25 साल के पेपर देखें और एनालाइज करें, मेरी तरह मैं आपकी किसी भी क्लास लेने से पहले हमेशा ये एनालाइज करता हूं कि किस तरह के सवाल इस चैप्टर में पूछे जा रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, एनसीईआरटी में कितना दिया है। क्योंकि हम कितना भी पढ़ सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली वही काम आएगा जो हम एग्जाम में देखेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जाम में 3 तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला आरएमएस वेलोसिटी का क्वेश्चन आ रहा है। अब आरएमएस वेलोसिटी में 2 आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो पूछने का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो मैक्सिमम सवाल यही वाले आ रहे हैं, आरएमएस वाले। ऐसे ही लल्लू छाप। दूसरे तरह के सवाल आते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये काइनेटिक एनर्जी अभी हम कर रहे हैं, वैसे कर लिया हमने लेकिन अभी और करेंगे। तीसरा सवाल आता है कि कोलिजन कितने हो रहे हैं, मीन फ्री पाथ कितना है, नंबर ऑफ कोलिजन बताओ। ये जो तीसरा पार्ट है ये कोई नहीं पढ़ाता, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। फर्स्ट 2 पार्ट केमिस्ट्री में भी पूरा पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको ऑलरेडी पता होंगे। मे बी केमिस्ट्री में कोलिजन थ्योरी भी पढ़ाई गई होगी, जिसमें नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड की कहानी या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कोलिजन और मीन फ्री पाथ भी सिखाया गया होगा, तो हम उसको भी देखेंगे। और केमिस्ट्री में पढ़ा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो ये सब चीजें जो फिजिक्स में आती है उसको वहीं लेंगे। ऐसा नहीं सर मुझे 4 चीजें और आती हैं, मुझे फिजिक्स में क्या मतलब, तुम्हें 4 चीजें और आती है। जैसे अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री में सवाल पूछा जाए कर लेना, लेकिन उसको यहां नहीं झाड़ने की जरूरत है। यहां पे सिंपल सवाल चल रहे हैं, जितने लेवल के सवाल है उतना ही एनर्जी इस पे लगाओ, कहां तुम टाइम लगा रहे हो। देखो मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, मॉलिक्यूलर मास 4u है, इज 1 मोल ऑफ आर्गन गैस, मॉलिक्यूलर मास 40 है, is kept at 300 केल्विन, रेशियो ऑफ देयर आरएमएस स्पीड। तो हीलियम ऊपर लिखा है, तो हीलियम का टेम्परेचर तो सेम है, तो V हीलियम अपॉन V आर्गन इज इक्वल टू टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास बस लिखना है, नंबर ऑफ मोल से भी क्या फर्क पड़ रहा। तो मास ऑफ हीलियम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन, तो हमारा आंसर हो गया, आर्गन का AR ही होता है ना जो भी, तो हमने लिख दिया टंग 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 टंग, आर्गन के लिए लिख दिया 40 और इसके लिख दिया 4, U से U कट गया। √10 आ गया भाई, √10 का वैल्यू 3.16 आ गया, आंसर हो गया।
चलिए, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकेंड अ फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट एन एंगल 45 डिग्री टू द नॉर्मल, रिबाउंड इलास्टिकली विद 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, देन प्रेशर ऑन द वॉल। अब देखो ये डेरिवेशन का कहानी हो गया। इसमें अगर एक वॉल है और उस पे पार्टिकल सारे के सारे 45 डिग्री पर टकरा रहे हैं, तो 45 डिग्री पर इलास्टिकली रिबाउंड हो जाएंगे। 45 डिग्री पे टकराए 45 पे, तो इसका जो मोमेंटम परपेंडिकुलर टू वॉल है वो mv cos 45 हो जाएगा, और टकराने के बाद भी यही वाला मोमेंटम रिबाउंड हो जाएगा, तो 2mv cos 45 चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अगर ऐसे टोटल n पार्टिकल्स हैं तो फॉर n पार्टिकल्स टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2nmv cos 45। और n जो पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स पर सेकेंड है, तो फॉर n पार्टिकल स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो टोटल मोमेंटम स्ट्राइकिंग चेंज इन पर सेकेंड आ जाएगा। स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर सेकेंड हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ही होता है फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू इसी से आ जाना है। तो 2n का वैल्यू लिख दिया 10 का पावर 23, मास का वैल्यू दिया है 3.32 इंटू 10 का पावर -27, वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 10 का पावर 3, और कॉस थीटा का वैल्यू दिया 1/√2। और एरिया, प्रेशर निकालना है क्या? चलो प्रेशर निकालना है, हमने फोर्स निकाला, तो फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है 10 का पावर -4, तो 4 ऊपर चला गया, 23 और 4 मिलके 27, 27 से कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3.32 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा विच इज 1.41। तो प्रेशर का वैल्यू आया 3.32 डिवाइडेड बाय 1.41, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 3 में 2.35 दिया हुआ, इसलिए नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं, केवल पावर चेक कर लो, पावर है 10 का पावर 3, तो हमारा आंसर आया 2.35 इंटू 10 का पावर 3, 2.35 इंटू 10 का पावर 3, आंसर देखो। ये चैप्टर पहले के किस चैप्टर से लिंक्ड है? ये चैप्टर पहले के केमिस्ट्री के चैप्टर से लिंक्ड है, जिसका नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स, दोनों में से कोई एक चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ाए गए होंगे। तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो अभी यहां पढ़ लो। देखिए बहुत ही लल्लू सवाल था, अगर थोड़ा भी पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, अब नहीं कर रहे। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दिया मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल टाइप ऑफ मोशंस और काइनेटिक एनर्जी possessed by a gas molecule। तो जैसे in translation, three independent motions along x, y and z axis is giving us 3 degree of freedom। Similarly, लिख लेना भाई, if a molecule is diatomic or linear triatomic, there will be
2 degree of freedom associated with its rotational kinetic energy. अगर एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन एक ऐसा एक्सिस बना दिया जो उसके एटम से भी पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, तो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर कोई एक्सिस वाई एक्सिस से पास कर रहा है या कोई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और एटम से पास नहीं कर रहा, तो आई एक्स, आई वाई और आई जेड का वैल्यू जीरो नहीं होगा. तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन की बनेगी वो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर वाली नहीं है, आई वाई ओमेगा स्क्वायर है, और साथ ही साथ हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर है. कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूल रैंडमली रोटेट और ट्रांसलेट करते चले तो ट्रांसलेट करने में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. यानी कि कोई भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाके जो वॉल्यूम कवर करेगा या दूसरे सारे वॉल से टकराएगा या किसी और मॉलिक्यूल से टकराएगा, और जो भी प्रेशर वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी जनरेट करेगा, वो जनरेट करने के लिए ट्रांसलेशन में 3 रास्ते हैं उसके पास. या तो वो एक्स एक्सिस में चले या वाई में चले या जेड में चले. यानी कि जो एक्स में चलेगा उसको वाई और जेड वाले वॉल से कोई मतलब नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा है. जितना वाई से चल रहा है वो अलग क्रिएट कर रहा है और जेड से चलने वाला अलग क्रिएट कर रहा है. तो जो भी मोशन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए और अपना प्रेशर चारों तरफ क्रिएट करे, या जिस जगह पे घूम रहा है उस जगह के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए उसके पास जितने तरह के मोशन है, उन सभी तरह के मोशन को मैं काउंटिंग करके रखूं, तो वो सारे काउंटर से नंबर जो बनेगा, जितने टाइप का एनर्जी उसके पास बनेगा, वो सारे एनर्जी का टाइप मिला के जो नंबर बनेगा उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहे हैं. तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल सीधा सीधा चल के जा रहा है एक्स एक्सिस में, तुम कह रहे हो दूसरा वाई में चल रहा है, तीसरा जेड में चल रहा है, तो ये 3 अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. ऐसे ही कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, 3 अलग है. ऐसे एक्स के अबाउट ये एक्स एक्सिस बना दिया, इसके अबाउट घुमा दिया, इधर से वाई एक्सिस बना दिया, इसके अबाउट घुमा दिया, इधर से जेड एक्सिस बना दिया, इसके अबाउट घुमा दिया. तो 3 अलग अलग एक्सिस पे भी घूम सकता है. लेकिन अगर एक्स एक्सिस उस डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या लीनियर एटम है, तो अगर एक्सिस उसके अंदर से घूम गई तो उसके अबाउट घूमने से वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को मैं इसी के एक्सिस पर ऐसे घुमाऊं तो क्या ये दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा? अगर सारे मॉलिक्यूल अपने एक्सिस पे ही घूमते रहे तो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन अगर ऐसे पेन घूमते हुए जाए, ऐसे घूमते हुए जाए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. घूम गया. अगर मॉलिक्यूल ऐसे घूमते हुए जाए तो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, और ऐसे घूमते हुए सारे मॉलिक्यूल चले तो एक दूसरे से टकराएंगे और साथ ही साथ प्रेशर भी क्रिएट करेंगे. तो खेल यह है कि जैसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीसरी वाली नहीं. तो हम लोग बोलेंगे इसका रोटेशनल 2 तरह का मोशन पॉसिबल हो रहा है. तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड है. तो इसी तरह से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ कहानी बना लेते हैं. तो यहां पे मैंने लिखा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और ये सारे के सारे ओनली ट्रांसलेशन है, इसमें कोई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है. लेकिन दूसरा लिखा अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसमें 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 रोटेशनल लिख दिया, और ये रोटेशनल का नहीं 2 लिख दिया. 2 रोटेशनल लिख दिया. अभी इसमें कोई भी वाइब्रेशनल नहीं लिखा है, वाइब्रेशनल अलग से बता देता हूं. तीसरा है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है जो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, तो आप इसमें 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लिख सकते हैं. इफ वाइब्रेशनल मोड इज also
गिवन, अगर गिवन है तभी लिखना, तो ईच वाइब्रेशनल मोड will contribute 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो सवाल पढ़ के आप डिसाइड करना, कुछ नहीं गिवन है तो यही लिखना है। इसका टोटल 3 है, इसका टोटल 5 है, इसका टोटल 6 है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, 5 एंड 6। अगर कुछ नहीं गिवन है तो वाइब्रेशनल कभी नहीं लेना, लेकिन अगर लिखा है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में एक वाइब्रेशनल मोड है तो उसके 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन के साथ 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और हैं। फिर से समझो, जितने तरह की अलग अलग एनर्जी अलग अलग मोशन से रिलेटेड कोई मॉलिक्यूल अपने पास रख पाएगा। तो अगर तुमने बोला एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेट करता है, तो ट्रांसलेट में वो किधर ट्रांसलेट करता है, तो आप बोलेंगे वो एक्स में भी ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में भी, जेड में भी। तो आप जब उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते समय 20 की जगह वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिखेंगे, तो आप कहेंगे यार ये तो 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। ट्रांसलेशन में 3 पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस हो रहे हैं। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हर एटम के पास ट्रांसलेशन मोशन होगा और रैंडम मोशन है तो तीनों एक्सिस में होगा। इसका मतलब है सबके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन वाले हमेशा होंगे। 3 ट्रांसलेशन हमेशा है। लेकिन जब रोटेशन करते हैं तो रोटेशन करते समय अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन में कम। क्यों? रोटेशन 3D नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है और उसके एक्सिस, उसके लाइन, उसके अंदर से एक्सिस पास करके अगर घुमाए तो उसका मोशन होते हुए दिखेगा ही नहीं। देखो पेन को मैं रोटेट कर रहा हूं लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं पेन को ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो आप कहेंगे हाँ यार ये रोटेशन है। यानी पेन के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस पास करे तो रोटेशन है, अगर परपेंडिकुलर ऐसे पास करे तो रोटेशन है, ऐसे रोटेशन है। लेकिन अगर पेन के अंदर से, तो अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल या लीनियर एटम में, लीनियर मॉलिक्यूल में अगर एक्सिस उसके अंदर से पास कर गया तो उसके रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी बनेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे यार इस काइनेटिक एनर्जी का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई इंटरैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कभी नहीं हो सकता। तो आप कह रहे 2 मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट किससे करेंगे? आप बोलेंगे ट्रांसलेशन से कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? रोटेशन से कर सकते हैं। तो 3 तरह के ट्रांसलेशन हो गए और 2 तरह के रोटेशन हो गए। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाला भी हो सकता है क्या? तो वाइब्रेशन में अगर मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर करके एक दूसरे की तरफ भाग रहा है तो क्या दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा सकता है? बिल्कुल टकरा सकता है। ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल उछल रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल से या वॉल से टकरा सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, साथ ही साथ उसका बॉन्ड स्प्रिंग की तरह पचक पचक उचक इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा। तो आप कहेंगे यार ये तो पास आ रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो जब आपको कोई बोले कि वाइब्रेशनल मोड आल्सो गिवन है, अगर एक वाइब्रेशनल मोड है तो उसके कंट्रीब्यूशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा देंगे। किसकी किसके लिए? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन के लिए, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो वाइब्रेशन मोड दिया रहता है। वाइब्रेशन अगर मोड दिया तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर दो। बोला एक वाइब्रेशन मोड है, बोल रहा 15 मॉलिक्यूल का एक, 15 एटम का एक मॉलिक्यूल बनाया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसमें 3 वाइब्रेशनल मोड है। तो 3 वाइब्रेशनल मोड है का मतलब उसमें 3 काइनेटिक एनर्जी जग गई है और 3 वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी जग गई है, यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर दो। थोड़ा थोड़ा समझ गए क्या? भाई देखो बहुत सारे गैसेस को अलग अलग तरीके से गर्म करके देखा तो सेम चेंज इन टेम्परेचर पे हर गैस अलग एनर्जी खा रहा था। हमने ये देखा कि कोई भी मोनो एटॉमिक गैस को गर्म करते हैं, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस को फिक्स्ड बंद कंटेनर में गर्म करते, टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के गर्म कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। लेकिन जब हमने डायटोमिक गैस को किसी कंटेनर के अंदर बंद करके थर्मोमीटर लगाया और उसको गर्म किया तो हमें लगा कि यार इसको तो ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। तो ऐसा क्यों है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए कम हीट लग रही है और डायटोमिक गैस के लिए ज्यादा? और दूसरा ये देखा कि डायटोमिक गैस कोई भी हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, तो सबको बराबर एनर्जी लग रही है। तो वहां पे इसी तरह से थ्योरी बनाई गई कि यहां पे एटॉम, नंबर ऑफ एटम कितने मॉलिक्यूल में है
उसके हिसाब से कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल अपने पास रखता है, और वो जो एनर्जी रखता है वही एनर्जी को हम जब हीट देते हैं तो बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके जब लोगों ने देखा तब उनको चमका कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी है। अगर वाइब्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है तो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं। एटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है वाइब्रेशन में, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। नॉन लीनियर लिखा, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का मतलब स्ट्रेट नहीं होना चाहिए एटम, मतलब मॉलिक्यूल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी is distributed equally among each degree of freedom। ये हमारा लॉ हो गया। तो मैंने बोला फॉर अ गैस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो आंसर आना चाहिए ½ mv²। ऐसे ऐड कर दिया। मैं फिर से लिखता हूं, अगर एक मॉलिक्यूल V1 से चल रहा है तो ½ mv1² हो गया एक मॉलिक्यूल का, दूसरा मॉलिक्यूल V2 से चलता है ½ mv2² हो गया, तीसरा ½ mv3² हो गया। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। ½ m को कॉमन लिख दिया, सिग्मा vi² हो गया। मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूं तो इस टर्म को बोलते हैं स्क्वायर का एवरेज। तो हाफ मास ऑफ गैस इंटू स्क्वायर ऑफ एवरेज, स्क्वायर ऑफ एवरेज यानी v² बार या v² एवरेज लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको लिखा कि v² एवरेज को VRMS का स्क्वायर ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर आ गया हाफ मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त दिख रहा है, इसको अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल, हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ½ mv² वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर ½ mvrms² का वैल्यू आ गया। m है मास। तो अगर मैंने बोला 2 किलो गैस है मेरे पास और उसका VRMS का वेलोसिटी हमको पता है या टेम्परेचर पता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए अब मैंने इस VRMS को 3RT/m लिख दिया और m से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो ये आ गया 1/2 नहीं 3/2, क्योंकि 3RT/m है ना, तो 3 अंदर रूट से बाहर आ गया, 3/2 nRT एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आया। लेकिन फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक के पास 3 है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, अगर बोले पर मोल, तो 1/2 नहीं 3/2 RT और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोले, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, 3/2 kT, बड़ा छोटू लिख दिया। एक पेज और इंक्रीज कर दे। वैसे समय हो गया, अब आज के लिए इतना ही करेंगे। नमस्कार। नेक्स्ट टाइम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इक्विपार्टीशन से आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट पेज के लिए चिंता मत करो, लास्ट पेज से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।